नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र की आज से होगी शुरुआत। 15 से अधिक विधेयक होंगे पेश। ऑपरेशन सिंदूर सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 100 सांसदों ने किए दस्तखत। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर सभी की एक राय। बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम अंतिम दौर में पहुंचा। अब तक 95.92% मतदाता मसौदा सूची में शामिल। आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में एसआईआर पर हंगामे के आसार। जापान में सत्तारूढ़ गठबंधन ने खोया बहुमत। लोक लुभावन पार्टी संसेतो को मिली बढ़त। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का भविष्य दांव पर। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक से भोलेनाथ की विशेष आराधना। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 21 अगस्त यानी कि 1 महीने चलने वाले इस सत्र में 32 दिन में कुल 21 बैठकें होंगी। सरकार की ओर से इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों के लिए अस्थायी रूप से 17 मदों की पहचान की गई है। 15 से ज्यादा बिल सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं, जिनमें कुछ नए बिल लाने और पेंडिंग बिलों को पास करने की भी कोशिश की बात कही जा रही है। इन विधेयकों में इनकम टैक्स बिल अहम रहेगा। साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी इस सत्र में मंजूरी दी जाएगी। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले कथित बयानों और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरने की रणनीति अपना रहा है। सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। महत्वपूर्ण संभावित विधेयक कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक के जरिए। आपको बताएं कि लदान विधेयक 2024, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये वो संभावित विधेयक है जो सदन के पटल पर रखे जाने हैं। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024 और इसके साथ साथ गोवा विधानसभा क्षेत्रों में एसटी प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक। ये वो विधेयक हैं जो 1 माह तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान पटल पर रखे जाएंगे। व्यापारी नौवहन विधेयक 2024। हालांकि ये कौन से दिन सूचीबद्ध होंगे ये समय के साथ पता चलेगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। महत्वपूर्ण संभावित विधेयकों की ये वो सूची है जो इस मॉनसून सत्र में पटल पर रखे जाएंगे। आयकर विधेयक 2025 जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 जिसे अध्यादेश के स्थान पर, और इसके अलावा जन विश्वास विधेयक 2025। वहीं आईआईएम संशोधन विधेयक 2025। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। पूरे 1 माह तक ये संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। उस दौरान महत्वपूर्ण संभावित विधेयक रखे जाएंगे। कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025। सरकार का एजेंडा अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। भू विरासत स्थल संरक्षण विधेयक 2025। खनन कानून संशोधन विधेयक 2025। ये वो सूची है जो इस मॉनसून सत्र के दौरान पटल पर विधेयक रखे जाने हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025।
संसद सत्र के पहले दिन यानी आज की बात की जाए तो आज लोकसभा और राज्यसभा में एक एक विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज वहन पत्र विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और आज से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र मॉनसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मॉनसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें ताकि हम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठा सकें। आशा है कि लोकतंत्र की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा और जनहित की प्राथमिकता जैसे मूल्यों को समर्पित ये मॉनसून सत्र सार्थक और सफल होगा तथा हम सब मिलकर लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देंगे। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें होनी हैं। इस सत्र में संसद के अहम कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्षी दलों की तरफ से कई मुद्दे इस सत्र के दौरान उठाए जाने की मांग रखी गई है। बजट सत्र के खत्म होने के बाद अगले सत्र के रूप में संसद का मॉनसून सत्र बुलाया जाता है। इस सत्र में संसद के अहम कामकाज को लेकर काफी प्रगति देखने को मिलती है। देश के लिए कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए अच्छा मौका मिलता है चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छी नंबर्स में क्वेश्चंस और नोटिसेस शुरू हुए हैं जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है। एमपीज ने बहुत अलग अलग विशेष करके कुछ मिनिस्ट्री में तो भर करके उन्होंने क्वेश्चंस भरे हैं, तो रुचि है एमपीओ में, ये दिखाई दिया है। विधायी एजेंडे की बात की जाए तो मॉनसून सत्र के दौरान कुल 17 बिल पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। इनमें मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 जैसे प्रमुख बिल शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। और कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे। शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। 21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें प्रमुख दलों के नेताओं के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की गई। शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी प्रमुख दलों के बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने पर एक राय है। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी की पुष्टि की थी और उनकी सफाई से समिति संतुष्ट नहीं थी। हाईकोर्ट जज के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई करना होता है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, विशेष करके उसको अगर हटाना है तो, कि वो एक करप्शन केस है और पैसे को जलते हुए तस्वीरें सबने देखा है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को। अब जब सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड कमेटी का रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायाधीश ने पत्र लिख दिया है, कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से सिफारिश कर दिया है, तो इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। प्रमुख जितना दल है सब एक मत है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, करप्शन केस है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार में मतदाता सूची से संबंधित विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब जबकि अभियान में केवल 5 दिन शेष है, ऐसे में अब तक गणना फॉर्म ना भरने वाले एक मतदाताओं की चुनाव आयोग ने तलाश तेज कर दी है। अभी लगभग 41 लाख लोगों का मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरना बाकी है। इनमें से जो लोग काम धंधे के सिलसिले में घरों से अस्थायी रूप से बाहर हैं, उनसे मोबाइल फोन या फिर परिचितों के जरिए संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा भी ना कर पाने की स्थिति में उन्हें मोबाइल फोन पर जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर आदि मंगवाकर उन्हें भरने का काम भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मतदान करने में परेशानी ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने बिहार में 12,817 नए बूथ का भी निर्माण किया है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश की 35 राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में उनका समर्थन मांगा है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है और ऐसे में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया है। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सरकार को घेरेंगी। इसके साथ ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी विपक्ष हंगामे की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ राज्यपाल की ओर से स्वीकृत क्रयादेशों और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और अलग अलग राजकीय कार्य होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। अंतिम दिन यानी कि 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। बिहार विधान परिषद में भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। 5 दिनों के सत्र में विधायक और पार्षदों के सवालों के जवाब भी सरकार के मंत्रियों की ओर से दिए जाएंगे। सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में रहेगा। हमारी पूरी सरकार तैयार है। विपक्ष के एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने इतना काम किया है। सरकार बुलंदी के साथ मानसून सत्र में आएगी, आप देख लीजिएगा समय पर। और एक एक प्रश्न हम तो विपक्ष के साथियों से अनुरोध करेंगे कि जनहित के सवाल पर सदन में डटे और जनहित का सवाल लाएं और जनता का जिसमें भला हो मिलकर काम करें। राजनीति तो चुनाव आ रहा है, 2 साल बाद 2 महीने बाद खेलेंगे। अभी जनता के हित में जनता के लिए काम करें।
ये लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए सरकार है, न ये पक्ष की सरकार है न ये विपक्ष की सरकार है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करेंगे कि जनहित का जो सवाल सदन में लाए हैं वो स्पष्ट रूप से रखें और सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करें। और सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उन पर जल, दूध, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में सोमवार का व्रत और पूजा की विशेष मान्यता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख, समृद्धि, शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। आज भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे और जलाभिषेक कर रहे हैं। कई मंदिरों में विशेष पूजा और अभिषेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको महाकालेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, अयोध्या के क्षीरेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां भक्तों का तांता लगा है और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर देश भर के मंदिरों में आज प्रातःकाल से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और इसी श्रृंखला में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में भी शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त सुबह सुबह ही मंदिर पहुंच गए और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कतारों में लग गए। गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालु बिल्वपत्र, दूध, दही, गंगाजल और फूल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही है, तो महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जहां आज देश भर के सभी शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज हो रही है, वहीं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भी आज महादेव की गूंज हो रही है। महादेव के गण नंगे पांव चले आ रहे हैं, कोई हाथ में जल का लोटा लेकर तो कोई बेलपत्र लेकर के। आपको दर्शन करवा देते हैं चांदनी चौक के गौरी शंकर महादेव के। आप देखिए किस तरीके से प्रत्येक श्रद्धालु के मन में ये मन्नत है और आप देखिए जोर से जयकारा लगा रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज हो रही है। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मेय कराय नमः शिवाय। सभी के मन में ये कामना है कि महादेव के दर्शन प्राप्त कर सकें। और आप देखिए कितनी खूबसूरत और कितने सौम्य दर्शन माता पार्वती के और महादेव के हो रहे हैं। मंदिर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अच्छे से बनाई हुई है। श्रद्धालु एक कतार में जा रहे हैं, एक एक करके हाथ में जल का लोटा लिए लाइन में लगे हुए हैं, इस आशा के साथ में कि जल्द से जल्द उनको भगवान के दर्शन हो सके। आज सावन का दूसरा सोमवार है, महादेव के दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। मैं हर सोमवार को आता हूँ और हमेशा सावन में पांचों आता हूँ सोमवार को। और अब प्रभु के दर्शन आज हो रहे हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिन से मन में था कि गौरी शंकर मंदिर आए। देखिए सबके मन में एक ही कामना है, कह रहे हैं ना महादेव के गण है ये। जैसे कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई हाथ में जल का लोटा लिए चला आ रहा है, तो कोई हाथ में बेलपत्र लेकर आ रहा है। इन्हें श्रद्धालु कहें या फिर महादेव के गण कहें, आप देखिए महादेव का जयकारा लगाते हुए। कहाँ से आए? हर हर महादेव, चावड़ी बाजार से। हाँ, तो आप महादेव के दर्शन करने जा रही हैं आज? हाँ जी। तो आपकी खुशियाँ लगी दिख रही है चेहरे है ही भोले बाबा ऐसे। तो देखिए बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं हैं मन में महादेव को लेकर के। महादेव एक जल के लोटे से ही, और कहते भी ना, कोई उन्हें भोले बाबा कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई नागेंद्र हराय कहता है, तो कोई उन्हें हर हर महादेव के नाम से पुकारता है। बात सिर्फ इतनी है कि महादेव को चाहिए तो श्रद्धा के सुमन, और आपके मन में जो भी मनोकामना है, यकीनन आज सावन का दूसरा सोमवार है, महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए चांदनी चौक से। और वही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू, मंडी, सिरमौर के कई स्थानों पर भूस्खलन, NH 305 और 707 में भी जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं।
शिमला में भी बीती रात से भारी बारिश हो रही है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल, जहां रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला में भी कल रात से भारी बारिश का दौर जारी है और जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, लेकिन कई मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हो चुके हैं। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में आज बहुत तेज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मंगलवार तक बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जापान में सत्तारूढ़ दल एलजेपी के संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो देने से प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का भविष्य दांव पर लग गया है। 1955 के बाद ये पहली बार है जब सत्तारूढ़ दल एलजेपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव में 248 सीटों वाले उच्च सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा। तेजी से उभरती हुई लोक लुभावन पार्टी सनसेइतो ने अपने वैश्वीकरण विरोधी अभियान के साथ मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।